हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहते हैं। तो आपका टॉपिक कौन सा आज? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के बारे में आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं कि रेस्पिरेशन या श्वसन की परिभाषा, कि श्वसन किसे कहते हैं। तो देखो, ऐसी सभी भौतिक व रासायनिक क्रियाओं को श्वसन कहते हैं जिनमें वायुमंडलीय O2 शरीर की सेल्स में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करती है। देखिए, किसे बोलेंगे श्वसन? कि ऐसी सभी भौतिक व रासायनिक क्रियाएं जिनको क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। उनके अंदर क्या होता है, जो वायुमंडलीय O2 है, ऑक्सीजन है, वो शरीर की सेल्स में पहुंचकर, जो बॉडी है उसके अंदर पहुंचकर क्या करती है, भोजन का ऑक्सीकरण करती है, जिससे क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होती है। वह इस प्रकार बनी CO2 को बॉडी से बाहर निकालती है। क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है या श्वसन कहलाता है। आया समझ में? कि देखो, जो ऐसी भौतिक व रासायनिक क्रियाएं जिनके द्वारा क्या होता है, वायुमंडलीय O2 और शरीर की सेल्स में, वायुमंडलीय जो O2 शरीर की सेल्स में पहुंचकर, कोशिकाओं में पहुंचकर क्या करती हैं, भोजन का ऑक्सीकरण करती हैं, जिससे क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है या एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और CO2 भी बनती है। जो CO2 तो है वो बॉडी से तो बाहर निकाल दी जाती है, और जो ऊर्जा होती है उसे काम में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन ने भोजन किया, भोजन करने के बाद में क्या होता है, भोजन का डाइजेशन होता है ना, तो उस भोजन का ऑक्सीकरण कौन करता है? ऑक्सीजन करती है। और ऑक्सीजन भोजन का ऑक्सीकरण करके क्या करती है, अपने को एनर्जी प्रोड्यूस कराती है, वह ऊर्जा मुक्त होती है ना, जिससे अपने को एनर्जी मिलती है, जिससे अपन काम वगैरह करते हैं। और CO2 मुक्त होती है, उसको क्या किया जाता है, रेस्पिरेशन के द्वारा ही बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। नेक्स्ट है पोषक पदार्थ, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण द्वारा CO2 प्लस H2O बनता है और एनर्जी प्रोड्यूस या उत्पन्न होती है। देखिए, जैसे अपन पोषक पदार्थ खाने में क्या खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, लिपिड घी वगैरह है ना, तेल या ऑयली चीज़ें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, गेहूँ वगैरह में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और इन सभी का ऑक्सीकरण किससे होता है? ऑक्सीजन से होता है। और ऑक्सीकरण, इनका ऑक्सीकरण करके क्या करेगी, अपने को तो एनर्जी प्रोड्यूस करा देगी, जो CO2 बनती है और H2O बनता है, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी को अपन काम में ले लेते हैं, CO2 को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। देखिए, तो ये क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज का मोलिक्यूल है C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस 6O2। ऑक्सीजन क्या कर रही है यहाँ पे, ग्लूकोज का क्या करेगी, ऑक्सीकरण करेगी। ऑक्सीकरण करेगी तो क्या बनेगा, 6CO2 बनेगा। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इसको तो बॉडी से बाहर निकाल देंगे, प्लस 6H2O प्लस 673 KCl एनर्जी। ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, इसको अपन काम में ले लेंगे, इसको बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ओके, तो आपको समझ में आया कि ऑक्सीजन क्या काम करती है। नेक्स्ट है फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार। श्वसन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक तो वायवीय श्वसन, और दूसरा अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन किसे बोलेंगे? जो O2 की उपस्थिति में
श्वास लेना, ब्रीदिंग के बाद में क्या आ जाएगा, बाह्य श्वसन। देखो बाह्य श्वसन किसे बोलते हैं, बाह्य श्वसन किसके बीच में होगा, लंग्स के अंदर होगा। बाह्य श्वसन किसके अंदर होगा, लंग्स के अंदर होता है बाह्य श्वसन। लंग्स में भी किसके अंदर, लंग्स के अंदर क्या पाई जाती है, एल्वोलाई, या फिर इसको क्या बोलते हैं, वायुकोश, वायुकोश या एल्वोलाई, एल्वियोलाई या वायुकोश। ठीक है, वायुकोश के अंदर क्या होता है, बाह्य श्वसन होता है। अब देखो जो एल्वोलाई है और प्लस रक्त केशिकाएं, रक्त केशिकाएं, इनके बीच में क्या होगा, गैस का आदान प्रदान होगा। ठीक है, गैस का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, तो इसे तो क्या बोलते हैं, बाह्य श्वसन बोलते हैं। दूसरा है आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन किसे बोलेंगे, जिसके अंदर रक्त केशिकाएं, रक्त केशिकाएं प्लस किसके बीच में श्वसन होगा, शरीर की सेल्स या ऊतकों के बीच में क्या होगा, गैस का आदान प्रदान होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, आंतरिक श्वसन। आया समझ में कि बाहर से श्वसन कैसे करती है, तो आपको पता है श्वसन पथ के बारे में भी मैंने आपको पहले बता दिया है कि कहाँ से वायु अंदर प्रवेश करती है। श्वसन पथ कौन सा होता है, पहले नेजल कैविटी आती है, फिर आता है आपका लैरिंग्स, फिर आता है फेरिंग्स, फिर आता है लैरिंग्स, फिर आती है श्वसनिका, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियाई, एल्वोलाई, और एल्वोलाई के बाद में रक्त केशिकाएं, और रक्त केशिकाओं से जो रक्त केशिकाओं के अंदर जो ब्लड है उनके अंदर ऑक्सीजन मिलके कहाँ जाती है, शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुँचाती है, और उन्हीं सेल्स या ऊतकों से जो CO2 उनसे ग्रहण करके कहाँ लेके आती है, फेफड़ों में लेके आती है, और वहाँ पे उस CO2 को छोड़ देती है और नई ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया क्या कि आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन किसे बोलते हैं। बाह्य श्वसन तो होता है एल्वोलाई मतलब वायुकोश और रक्त केशिकाओं के बीच में, और आंतरिक श्वसन होता है रक्त केशिकाओं प्लस शरीर की सेल्स के बीच में। आया समझ में। देखते हैं इसके अंदर, शरीर के अंदर गैसों का विनिमय, या विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, या आदान प्रदान फेफड़ों में उपस्थित, फेफड़ों के अंदर क्या उपस्थित है, वायुकोश उपस्थित है, एल्वोलाई है, एवं इनके चारों ओर स्थित रक्त केशिकाओं के बीच होता है, तो इसी श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं। कि देखो बाहर से जो आपने क्या ली, ऑक्सीजन ली, मतलब गैस ली, सांस लेने के बाद में सांस में क्या आती है, वायु आती है, वायु के अंदर क्या क्या आता है, CO2 आती है, ऑक्सीजन आती है, और नाइट्रोजन आती है, और अदर गैस आती है। तो ये वायु कहाँ जाएगी, एल्वोलाई में जाएगी, और एल्वोलाई तो क्या करेगी, एल्वोलाई से तो रक्त केशिकाएं क्या ले लेंगी, ऑक्सीजन को ले लेंगी, और रक्त केशिकाओं के अंदर जो CO2 है वो किसको दे देंगे, एल्वोलाई, और एल्वोलाई के द्वारा जो श्वसन पथ है उसी के द्वारा ही जो CO2 है वो बाहर आ जाएगी, और रक्त केशिकाएं क्या करेंगी, जो ऑक्सीजन है उसको लेके बॉडी के विभिन्न सेल्स तक लेके जाएंगी। इसे तो बोलते हैं बाह्य श्वसन। और फिर आ गया आपका दूसरा है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन में क्या होता है, रक्त केशिकाओं एवं शरीर के ऊतक सेल्स के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, मैमल्स में लंग्स लचीले होते हैं, पेशी विहीन एवं स्पंजी होते हैं। इन फेफड़ों का संकुचन एवं फैलाव स्वयं नहीं होता है। जो फेफड़ों का संकुचन होता है और फैलना वो खुद से नहीं होता, किसके द्वारा होता है, रिब्स मतलब पसलियों के द्वारा होता है। ठीक है, और पसलियों के बीच में या रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती है, उनके द्वारा होता है, और डायफ्राम के द्वारा होता है। क्या, लंग्स का फैलना और सिकुड़ना। नेक्स्ट, यह फैलाव वक्षीय गुहा के संकुचन व प्रसार पर निर्भर करता है। जो फेफड़ों का जो फैलाव है और संकुचन वो किसके ऊपर निर्भर करता है, वक्षीय गुहा के ऊपर। वक्षीय गुहा क्या होती है, जो डायफ्राम है उसके ऊपर की संरचना। देखो जैसे ये डायफ्राम है, डायफ्राम की संरचना कैसी होती है, गुंबद के आकार की। ये क्या हो गया, डायफ्राम। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, ये डायफ्राम है, इसके नीचे आता है लीवर। यहाँ क्या है, लीवर प्रेजेंट है, ऊपर क्या है, लंग्स है यहाँ पे। ठीक है, ये लंग्स है। अब जो ये तो डायफ्राम के ऊपर वाला भाग तो क्या कहलाता है, वक्षीय गुहा, और नीचे वाला एब्डोमिनल कैविटी या और ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी, ये उदरीय गुहा, ये वक्षीय गुहा। आया समझ में। जैसे ही डायफ्राम सिकुड़ेगा तो
जो डायफ्राम के अंदर जो मसल्स होती है वो भी सिकुड़ेंगी, जिससे थोरेसिक कैविटी का क्या हो जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। और आयतन, इनका आयतन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, लंग्स भी फैल जाएंगे। लंग्स फैल गए तो बाहर की जो ऑक्सीजन है ना, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो क्या करेगी, ट्रेकिया मतलब श्वास नली के द्वारा अंदर आएगी और फेफड़ों में भर जाएगी। और इसके बाद में जो ये है क्या है, डायफ्राम है, ये वापस से क्या करेगा, फैलेगा तो वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाएगा तो लंग्स का आयतन कम हो जाएगा, और लंग्स के अंदर जो CO2 अदर गैस है वो क्या हो जाएगी, बॉडी से बाहर चली जाएगी। इस प्रकार से क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है अपनी बॉडी में। तो इसमें देखते हैं, डायफ्राम एक पेशीय संरचना है जो अरीय भित्ति मतलब एब्डोमिनल कैविटी व थोरेसिक कैविटी को पृथक करती है। नेक्स्ट है, डायफ्राम पर रेडियल मसल्स विन्यासित होती है। नेक्स्ट है, श्वसन की क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। श्वसन की क्रिया जो है, श्वसन कैसे होता है, 2 चरणों में पूरा होता है, तो उनके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। यह एक सक्रिय विधि है जिसमें डायफ्राम की रेडियल मसल संकुचित होती हैं। जो डायफ्राम है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ेगा तो उसकी जो रेडियल मसल्स है उनमें भी क्या हो जाएगा, संकुचन होता है। ठीक है, मसल्स में संकुचन होता है तो डायफ्राम में भी संकुचन होगा, जिससे जो डायफ्राम है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, जिससे डायफ्राम संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। नेक्स्ट है, फिर इस क्रिया में थोरेसिक कैविटी के आयतन में वृद्धि होती है। तो देखो, जब डायफ्राम सिकुड़ेगा तो इसका ऊपर है, देखो ये डायफ्राम बनाया था मैंने, डायफ्राम सिकुड़ेगा तो ऊपर का जो थोरेसिक कैविटी का वाला भाग ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। क्या होगा, ये वाला भाग फैलेगा तो लंग्स भी फैल जाएंगे। देखिए, इसके परिणाम स्वरूप लंग्स में भरी वायु का दबाव बाहर की वायु से 1 mmHg कम हो जाता है। तो लंग्स का जो है, लंग्स में जो वायु भरी उसका दबाव बाहर की वायु से कितना हो जाएगा, 1 mmHg कम हो जाता है। अतः वायु अधिक दाब से कम दबाव की ओर गति करती है। गति करने के सिद्धांत पर नोज एंड श्वसन पथ से होती हुई लंग्स में बढ़ जाती है। देखो, जब लंग्स के अंदर जो वायु भरी हुई उसका दबाव क्या हो जाएगा, बाहर एनवायरनमेंट की वायु से क्या हो जाएगा, देखो एनवायरनमेंट की वायु से कितना कम हो जाएगा, लंग्स में भरी ऑक्सीजन का दबाव वायु का 1 mmHg क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कम होगा तो जो वायु है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर गमन करती है। तो वायुमंडल में क्या है, वायु का दाब अधिक है तो वायु क्या करेगी, लंग्स के द्वारा ट्रेक या श्वास नली इनके द्वारा क्या करेगी, किस में आ जाएगी, लंग्स में आ जाएगी। ये फैल गए, फेफड़े फैल गए थे ना डायफ्राम के सिकुड़ने पे, वक्षीय गुहा का आयतन फैल गया, आयतन बढ़ गया तो लंग्स फैल गए और लंग्स के अंदर जो वायु भरी हुई थी उसका जो दाब वो कितना है, बाहर की वायु से 1 mmHg कम है, जिसके कारण जो बाहर वायुमंडल में जो वायु प्रेजेंट है वो किस में आ जाएगी, लंग्स में आ जाएगी। आ गई लंग्स में, इसे तो क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं। देखो, अतः इसे इंस्पिरेशन कहते हैं। फिर होगी दूसरी एक्सपीरेशन की क्रिया। अब देखो, इंस्पिरेशन में क्या हुआ, ऑक्सीजन जो थी बाहर की वायु थी वो कहाँ आ गई, फेफड़ों के अंदर आ गई। अब बाहर भी तो निकलेगी ना, अंदर की फेफड़ों के अंदर जो CO2 वगैरह भरी हुई है वो गैस बाहर भी निकलेगी। तो अंदर आया है वो देखा है आपने। अब देखेंगे अपन एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन के बाद आल मसल्स शिथिल हो जाती हैं। शिथिल मतलब जो इंस्पिरेशन की क्रिया हो गई उसमें तो क्या हुआ था, जो मसल्स थी, पेशियाँ थी, वो सिकुड़ी थी, इसमें क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। रिब्स वापस अपने स्थान पर आ जाती हैं, जो पसलियाँ हैं वो भी अपने स्थान पर चली जाएंगी। अब वक्षीय गुहा के आयतन घटने से लंग्स पर दबाव पड़ता है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, वक्षीय गुहा का आयतन घट जाएगा। वहाँ पे तो क्या हुआ था, बढ़ा था, यहाँ पे घटा है तो लंग्स का दबाव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, लंग्स पर दबाव पड़ने से लंग्स भी संकुचित होते हैं। ठीक है, संकुचित हो जाएंगे, जिससे लंग्स में भरी वायु का दबाव बाहरी वायु दाब से 1 mmHg बढ़ जाता है, जिसके कारण लंग्स के अंदर जो वायु भरी हुई है उसका दबाव क्या हो जाएगा, बाहरी वायु दाब से 1 mmHg बढ़ जाता है, जिसके कारण फेफड़ों में भरी वायु वापस शरीर से बाहर उसी श्वसन मार्ग से बाहर निकल जाती है। इसे क्या बोलेंगे, उच्च श्वसन या एक्सपीरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे श्वसन की क्रिया विधि फिनिश हो गई है। थैंक यू।